नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कुषाण से लेकर सूरी तक, मुगल से लेकर अंग्रेजों तक, तांबे से लेकर सोने तक कई बार हुए बदलाव, प्राचीन भारतीय मुद्राओं का क्या है इतिहास। किसी की जेब में, किसी की तिजोरी में, छोटे बड़े बैंक में, बटुए से लेकर एटीएम तक में हर जगह मौजूद रुपया हर दौर में लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत रहा है। इसलिए तो दुनिया कहती भी है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर चीज़ से बढ़कर है रुपया। जिसके सिक्कों की खनक हो या करारे नोटों की खुशबू, हर कोई इसका दीवाना है। आज आपको रुपए के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताने के साथ ही भारतीय मुद्रा के इतिहास और रुपए से पहले कैसे होता था लेन देन, इसकी भी दास्तां सुनाऊंगी। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि रुपया शब्द संस्कृत शब्द के रुप्यकम से लिया गया है। रुप्यकम शब्द का शाब्दिक अर्थ है चांदी का सिक्का। कई बार रंग बदलने, कई बार नाम बदलने तो कई बार रद्द करने के बाद अब रिजर्व बैंक पैसे छापने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वर्तमान दौर में हम किसी के पास कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो बदले में उसे पैसे देते हैं। उसी प्रकार जिसे पैसे देते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अन्य कोई सामान खरीदने के लिए उसी पैसे का उपयोग करता है। अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें उसके बदले में बतौर पारिश्रमिक हमें पैसे में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिना पैसे के दुनिया की वर्तमान दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया में पैसे रुपए नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। पुराने दौर में लोग अपने अपने तरीके से लेन देन करते थे। अगर किसी को कोई सामान दूसरे आदमी से लेना होता था तो उसके बदले में उसे कोई चीज़ देनी होती थी। पुराने समय में लेन देन करने के लिए जानवरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय सिर्फ जानवर ही एक व्यापार का तरीका होते थे। क्योंकि उस समय में जानवर सबसे ज़्यादा होते थे और ना ही तो आज के समय जैसी गाड़ियाँ होती थी और ना ही अन्य दूसरे साधन होते थे। और उस समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिर्फ जानवरों का ही इस्तेमाल किया जाता था। जैसे घोड़े, ऊंट, हाथी, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। इन चीज़ों से व्यापार किया जाता था। मान लीजिए किसी को घोड़े की ज़रूरत है तो वो उस आदमी को यानी घोड़े वाले आदमी को अपनी बकरी या कोई दूसरा जानवर देता था। भारतीय सभ्यता के शुरुआती दिनों में सिक्के नहीं बल्कि कार्ड विनिमय के माध्यम थे। 1900 से 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता में चांदी के खुदे हुए सिक्के प्रचलन में थे। माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में ऐसे सिक्कों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। ये ज्ञात है कि निष्का और मन नामक सोने के सिक्के वैदिक काल में भी प्रचलन में थे। लिडियन स्टेटर फारसी सिक्का और चीनी सिक्का के रूप में प्राचीन भारत में सिक्का भी प्रचलन में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16वीं महाजनपद काल के दौरान व्यापार के विस्तार के साथ ही सिक्कों के प्रचलन में इजाफा हुआ। गांधार, पांचाल, कुरु, कुंतल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र आदि के अलग अलग सिक्के चलन में थे। हालांकि तब इन सिक्कों को टका नहीं कहा जाता था। इन प्राचीन सिक्कों को पुराण या कारशापड़ के नाम से जाना जाता था। ये सिक्के चांदी के बने होते थे। हालांकि वजन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हर बस्ती के सिक्कों का आकार अलग अलग था। आकार और प्रतीक भी महाजनपद से महाजनपद तक भिन्न थे। सौराष्ट्र के सिक्कों में कुबड़ वाला बैल था, जबकि दक्षिण पांचाल के सिक्कों में स्वास्तिक का प्रतीक था। लेकिन मगध के मामले में यह ज्ञात है कि एक समय में एक विशिष्ट प्रतीक नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रतीक प्रयोग किया जाता था। मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल के दौरान सोने, चांदी, तांबे और शीशे से बने उत्कीर्ण सिक्कों की शुरुआत की थी। बाद में इंडो यूनानी कुषाण राजाओं के हाथों में नए सिक्के बाजार में आए। ग्रीक शैली के अनुसार इन सिक्कों में विभिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चांदी के सिक्कों को रुप्य रूप, सोने के सिक्कों को सुवर्ण रूप, तांबे के सिक्कों को ताम्र रूप और शीशे के सिक्कों को शिष्य रूप के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली की तुर्की सल्तनत के दौरान सिक्कों का आकार और मात्रा फिर से बदल गई।
12वीं शताब्दी ईस्वी तक सुल्तानों ने सिक्कों पर इस्लामी डिजाइनों को उकेरने का आदेश दिया। उस समय बाजार में सोने, चांदी और तांबे से बने विभिन्न सिक्के चल रहे थे। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में 2 प्रकार के सिक्के, टंका यानी चांदी का सिक्का और जिताल यानी तांबे के सिक्के का प्रयोग होने लगा। दिल्ली के सुल्तानों ने उस समय की आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न मूल्य वर्ग की मुद्रा को बाजार में उतारा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के पेश किए, लेकिन इससे समस्याएं पैदा हुई। बाजार में नकली नोटों की बाढ़ आ गई। मुहम्मद को उन सभी सिक्कों को बाजार से वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1526 ईस्वी के बाद मुगल सम्राटों ने विभिन्न मौद्रिक प्रणालियों को एकीकृत किया और उन्हें एक केंद्रीकृत रूप दिया। जब शेर शाह सूरी के साथ युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं की हार हुई तो शेर शाह ने एक चांदी का सिक्का पेश किया। 178 ग्राम वजनी इस सिक्के को रुपया के नाम से जाना जाता था। इन चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल मुगल वंश से लेकर मराठा शासन तक और यहाँ तक कि अंग्रेजों के आने के कुछ समय बाद तक किया जाता था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के आगमन के समय यह रुपया व्यापक प्रचलन में था। कई प्रयासों के बाद पराधीन भारत में स्टर्लिंग पाउंड मुद्रा का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन रुपये का उपयोग भारत की सीमाओं से परे फैल गया और ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में भी जा पहुंचा। 18वीं शताब्दी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक इन बंगाल और बंगाल बैंक नाम के बैंकों ने भारत में कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार में पहला कागजी मुद्रा पेश किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपये को मुख्य मुद्रा के रूप में पेश किया। कागज के इन सिक्कों में उस समय महारानी विक्टोरिया के चित्र का प्रयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस कागजी मुद्रा को विभिन्न उपमहाद्वीपों में भी पेश किया। द पेपर करेंसी एक्ट 1861 के अनुसार ब्रिटिश भारत में नोट जारी करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर आ गई। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मिंट मास्टर, अकाउंटेंट और करेंसी कंट्रोलर जैसे विभिन्न पद भी सृजित किए गए थे। 1923 में किंग जॉर्ज पंचम की छवि के साथ फिर से नए नोट छापे गए। उस समय 1 टका, 2.5 टका, 5 टका, 10 टका, 50 टका, 100 टका, 1000 टका और 10,000 टका के नोट छापे जाते थे। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में बना है। 1938 में रिजर्व बैंक ने 5 रुपए का पहला नोट छापा था। इस नोट पर जॉर्ज षष्टम की छवि का उपयोग किया गया। उसी साल फरवरी में 10 टका के नोट, मार्च में 100 टका के नोट और जून में 10,000 टके के नोट छापे गए। इन नोटों पर रिजर्व बैंक के दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर के हस्ताक्षर हैं। आज़ादी के बाद इन नोटों को बंद कर दिया गया था। 15 अगस्त 1950 को अन्ना सीरीज भी लॉन्च की गई थी। इस घटना के 7 साल बाद 1857 में एना सीरीज की जगह दशमलव सीरीज पेश की गई। आकार के आधार पर पहचान की सुविधा के लिए 16 आने की जगह 100 पैसे का सिक्का 1 रुपए के बराबर तय हुआ। 1 नया पैसे के सिक्के गोलाकार थे, 2 नया और 10 नया पैसे के सिक्के कोनों पर अंकित थे। 5 नया पैसे के सिक्के आकार में वर्गाकार थे। 1959 में 10 रुपए और 1000 रुपए के अलग अलग नोट छापे गए ताकि हज यात्रियों को भारत से सऊदी अरब जाने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 1980 में 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की छवि, 1 रुपए के नोट पर तेल का रिग, 10 रुपए के नोट पर मोर, 20 रुपए के नोट पर कोडाक का पहिया और 5 रुपए के नोट पर खेत का इस्तेमाल किया गया था। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट बाजार में आने के साथ ही 10 टका और 500 टका के नोटों को दोबारा छापा गया। 2011 में बाजार में 50 पैसे, 1 टका, 2 टका, 5 टका और 10 टका के नए सिक्कों की शुरुआत के साथ 25 पैसे और उससे कम के सिक्कों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि नया रुपया चिन्ह भी पेश किया गया। 2016 में भारतीय मौद्रिक प्रणाली में फिर से बदलाव आया। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट रद्द कर दिए गए। इसकी जगह 200 रुपए,
500 रुपए और 2000 रुपए के नोट बाजार में आ गए। अगर आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए धन्यवाद।